हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी साइकोलॉजी ऑप्शनल की डिस्कशन को। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं साइको एनालिसिस के बारे में। आपको पता होगा कि अभी तक हम जितने भी लेक्चर्स अभी बना रहे हैं रिसेंटली, तो हम अलग अलग साइकोलॉजिकल स्कूल्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि इमर्ज हुए हैं जब विलियम वुड ने स्ट्रक्चरलिज्म का मॉडल दिया था, या स्ट्रक्चरलिज्म एज अ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का मॉडल दिया था, और उन्होंने कहा था कि हमें माइंड के स्ट्रक्चर को समझना चाहिए। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो है उनके विरोध में आकर खड़े हो गए थे कि माइंड के स्ट्रक्चर को नहीं समझा जा सकता है। तो हमने अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट विद रिस्पेक्ट टू साइकोलॉजी उसके बारे में बात करी। हमने जो बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में बात करी थी, जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के बारे में बात करी थी, फंक्शनलिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में बात करी थी। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं साइको एनालिस्ट थ्योरिस्ट के बारे में। साइको एनालिस्ट साइकोलॉजिस्ट के बारे में, और उनकी थ्योरी को कहा जाता है साइको एनालिसिस। ठीक है, लेकिन साइको एनालिसिस की शुरुआत करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था, और इस व्यक्ति के विचार को, इसकी विचारधारा को साइकोलॉजी के डोमेन में बहुत एक्सट्रीम समझा जाता है कि ये जो व्यक्ति है इसने नॉर्मल तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी की बातें नहीं करी हैं, बल्कि ये साइकोलॉजी को समझाने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को समझाने के लिए जो व्यू पॉइंट अपनाता है ये व्यक्ति, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाकर समझाता है हमें कोई भी चीज़। तो इस साइकोलॉजिस्ट का नाम क्या था? इसका नाम था डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड। ठीक है, साइकोलॉजी के क्षेत्र में, साइकोलॉजी की फील्ड में एक बहुत महान नाम जो है ये साबित हुआ आगे चलकर, और इनका नाम था डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हमने बात करी थी बिहेवियर्स के बारे में, यानी कि बिहेवियरल साइकोलॉजी के बारे में। तो राइटर यहाँ पर आपसे इंट्रोडक्शन में ये बोल रहे हैं कि हालांकि जो बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट थे, जिनको हम लोग बिहेवियरिस्ट भी कहते हैं, उन्होंने साइकोलॉजी की फील्ड को काफ़ी सारे सालों तक डोमिनेट करा, काफ़ी सारे दशकों तक डोमिनेट करा। स्पेशली जब हमने वॉटसन की बात करी थी साइकोलॉजिस्ट की। लेकिन उसके बाद बहुत सारी कुछ अन्य अप्रोचेस या फिर अन्य स्कूल ऑफ थॉट आप मान सकते हो कि अदर स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हुए, जो कि साइकोलॉजी को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश कर रहे थे, और बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट मैटर जो थे विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, वो इस टाइम पर डेवलप होते चले जा रहे थे। एक जो पर्सन था जिसने अपनी विचारधारा से साइकोलॉजी के डोमेन में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया अपने रेडिकल व्यू पॉइंट की वजह से, क्योंकि ये इस पर्सन का जो दृष्टिकोण था इंसानों के रवैये को, ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझाने के लिए, समझने के लिए, वो बहुत रेडिकल था। और काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट ये मानते थे कि सिगमंड फ्रॉयड जो है बातों को समझाते समझाते काफ़ी एक्सट्रीम जो व्यू पॉइंट्स हैं या काफ़ी जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो अडॉप्ट कर लेते थे, और ह्यूमन बिहेवियर को अगर हम डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड के अकॉर्डिंग समझेंगे, ह्यूमन साइकोलॉजी को अगर हम डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड की बताए हुए प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग समझेंगे, तो ये चीज़ काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट हो जाएगी, काफ़ी रेडिकल हो जाएगी। तो इनका नाम था डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड के बारे में वैसे तो हम 12th क्लास की एनसीईआरटी में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी सारे चैप्टर्स में। लेकिन फ़िलहाल जितनी बातें यहाँ पर हमें जाननी चाहिए साइको एनालिसिस स्कूल को सीखने के लिए, उतनी बातें हम जान लेंगे। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड का ये मानना था कि इंसान का जो व्यवहार, रवैया और उसका जो स्वभाव होता है, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर जो होता है, वो कभी भी स्टेबल नहीं होता। अब स्टेबल क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे ही इंसान की लाइफ में कंडीशंस जो होते हैं, या फिर आप ऐसा कह लो इंसान की ज़िंदगी में जब सरकमस्टेंसेस जो होते हैं, जो कंडीशंस होती हैं, जो सिचुएशंस होती हैं, जैसे ये एक नया रुख ले लेती हैं, नया मोड़ ले लेती हैं, तो इंसान का जो स्वभाव और व्यवहार है वो बदलने लग जाता है। एक नॉर्मल सी बात मैं आपको बताता हूँ जो कि पूरी दुनिया बोलती है। एक व्यक्ति है,
ये व्यक्ति काफी गरीब है। अब अमीर व्यक्ति जो है वो इस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? जो अमीर लोग हैं वो ये बोलेंगे, उनका ये बोलना होगा कि ये गरीब इसलिए है क्योंकि ये आलसी है, ये हार्ड वर्क नहीं करता है। ये गरीब व्यक्ति, अमीर लोग बोलेंगे कि ये गरीब व्यक्ति जो है हार्ड वर्क नहीं करता है, इसके जो गोल्स हैं वो बड़े बड़े नहीं हैं, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लेज़ी है और अपनी इन आदतों की वजह से जो है ये गरीब है। अगर मान लो ये व्यक्ति इन लोगों से भी ज़्यादा अमीर बन जाए जो अभी तक इसको लेज़ी, आलसी और ये सब बोल रहे हैं, तब दुनिया इसको बोलेगी ये जो है व्यक्ति पैसा कमाने के बाद बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गया है, इसके अंदर जो इसका व्यवहार है, स्वभाव है, पहले जैसा नहीं रहा, अब ये थोड़ा सा घमंडी हो गया है। तो यानी कि जितने मुंह उतनी बातें, दुनिया कुछ ना कुछ तो आपके बारे में बोलेगी। अब यहाँ पर जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल प्रॉपर तरीके से तो देखो सही नहीं बैठता, क्योंकि यहाँ पर कोई साइकोलॉजिस्ट किसी के बिहेवियर को डिनोट नहीं कर रहा है, सोसाइटी कर रही है डिनोट। और सोसाइटी में अगर कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है और वो दूसरों के बिहेवियर पर टैग लगा रहा है या लगा रही है, तो आप जानते हो कि हम ऐसे पर्सन को स्यूडो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। लेकिन मैं आपको समझाना ये चाहता था इस अमीर गरीब वाले व्यक्ति के एग्जाम्पल से कि हमारा बिहेवियर जो है, एटलीस्ट सोसाइटी ने ऑब्जर्व तो करा ना कि इस व्यक्ति के पास जब पैसा आ गया तो इसका जो नॉर्मल व्यवहार था, पहले जैसा स्वभाव था, वो पहले जैसा नहीं रहा। तो कहने का मतलब ये है, जब भी हमारे जीवन में परिस्थिति, सरकमस्टांसेस वगैरह, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी बदलती हैं, तो हमारा ह्यूमन बिहेवियर भी उसी के हिसाब से मोल्ड हो जाता है, उन्हीं कंडीशंस के हिसाब से। उन्हीं कंडीशंस के हिसाब से हमारा ह्यूमन बिहेवियर जो है वो चेंज होने लगता है। तो हमारा जो बिहेवियर वो स्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है, वो डायनेमिक है। सिचुएशन, सरकमस्टांसेस, वक्त और हालातों के अनुसार हम अपने आप को बदल लेते हैं। अब ये तो हो गई नॉर्मल बात, लेकिन अभी तक आपको पता होगा कि हम डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड को एक टैग दे रहे हैं कि उन्होंने अपने व्यू पॉइंट जो भी जाहिर करे इंसानी व्यवहार को, ह्यूमन बिहेवियर को समझाने के लिए, वो काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट थे, वो काफ़ी रेडिकल पॉइंट थे। उन्होंने काफ़ी एक्सट्रीम पोजीशंस अपनाई ह्यूमन बिहेवियर को समझाने के लिए। तो ये तो हो गई नॉर्मल पर्सन की बात, जो दुनिया बोलती है कि ये पर्सन घमंडी हो गया, ऐसा हो गया, आलसी है, वैसा है। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ये बोलते थे कि इंसान अपना बिहेवियर जो है वो चेंज करता है ना, तो बेसिकली उसके पीछे पर्सन खुद भी नहीं जानता है कि उसका बिहेवियर क्यों चेंज हो रहा है। क्योंकि डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग हमारा जो एक ऐसा माइंड है जो कि कंप्लीटली लॉक्ड है, और उसके अंदर जो भी बातें हैं, जिस प्रकार से एक ताला है वो उसके अंदर बंद है बातें, और उस ताले की जो चाबी है वो हमारे पास नहीं है। 99.99% लोगों के पास उस ताले की चाबी नहीं होती है। और डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड यहाँ पर बात करना चाह रहे थे अनकॉन्शियस माइंड की, जो कि आपका सबसे, आप ऐसा कह सकते हो, डीपेस्ट लेवल का माइंड होता है। इट इज़ अ डीपेस्ट लेवल ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड। तो डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ये कहते थे हमारा जो ये डीपेस्ट लेवल का माइंड है, जिसको नाम दिया गया डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा अनकॉन्शियस माइंड, तो वो कहते थे हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी जो इच्छाएं हैं वो दबी हुई हैं, जिसके बारे में आप खुद भी नहीं जानते हो। अब देखो, यही तो बहुत चक्कर करने वाली बात है, आश्चर्यजनक बात है ये, कि ऐसी डिजायर्स हमारे डीपेस्ट लेवल ऑफ माइंड में घुसी हुई हैं जिन डिजायर्स के बारे में हम खुद भी नहीं जानते हैं, लेकिन वो उस माइंड के डीपेस्ट कॉर्नर में, डीपेस्ट लेवल में लॉक्ड हो गई हैं। और हमारे कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट्स जिसको हम रिजॉल्व नहीं कर पाए पास्ट में, जीवन के किसी मोड़ पर या फिर बचपन में, तो उन सारे घटनाक्रमों को, उन हालातों को, उन बातों को, उन कन्फ्लिक्ट्स को, उन इच्छाओं को, उन डिज़ायर्स को हमने समंदर में जैसे बोरी बांधकर कोई फेंक देता है और फिर समंदर से उस बोरी को रिकवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ओशन इतना वास्ट होता है और ओशन में जाकर आप पता नहीं लगा सकते कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। सिमिलरली डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ये बोलते थे कि हमारा जो डीपेस्ट लेवल का माइंड है, डैट इज अनकॉन्शियस माइंड, इसके अंदर कुछ ऐसी
अंदरूनी डिजायर्स और कन्फ्लिक्ट जो हैं वो छुपे होते हैं जब ये पॉपअप करते हैं। जब ये पॉपअप करते हैं अंदर से, जब इस ताले के बाहर निकलना चाहते हैं, तो कोई भी चीज़ मान लो इस बक्से के अंदर है और वो यहाँ से बाहर निकलना चाहेगी, तो ये बक्सा क्या करेगा? ये बक्सा करेगा वाइब्रेट, इसके अंदर हलचल होगी। सिमिलरली डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड हमें बताते हैं इंसान का जो डीपेस्ट लेवल ऑफ माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में इंसान खुद भी अवेलेबल नहीं है कि उस माइंड में कौन कौन सी उसकी डिजायर छुपी हुई है, कौन कौन सी उसके कन्वर्ट छुपे हुए हैं, तो वो जब पॉपअप करते हैं, धक 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 करके बाहर आने की कोशिश करते हैं, तो वो कैसे ना कैसे करके आपके बिहेवियर को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। अब इसको डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने एग्जाम्पल के साथ तो समझाई, लेकिन प्रूफ देकर भी समझाया। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ये कहते थे, बहुत बार देखो ईशा ऐसा होता है ना कि विदाउट एनी रीजन यू फील वेरी चिड़चिड़ा समटाइम्स। आपकी हेल्थ खराब नहीं है, किसी ने आपसे कुछ भी नहीं कहा, दिन आपका बेहतरीन जा रहा है, आपको प्यार करने वाले आपके जो दोस्त हैं, आपके जो भी मतलब रिलेटिव्स हैं, हर कोई आपकी केयर कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आज के दिन में कि आप मुंह फुलाकर बैठे हुए हो, लेकिन फिर भी देयर आर सम ओकेजन्स इन विच द डे वॉज परफेक्ट बट यू फील लाइक कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, सब लोग अभी मेरे रूम से चले जाओ, मुझे कोई फ़ोन मत करो। और आप हो सकता है फ़ोन फ्लाइंग मोड पे कर लो, फ़ोन बंद करके सो जाओ, कॉल किसी का है तो आप काट दो, या फिर आप सामने वाले से बोल दो यार सॉरी मेरा अभी बात करने का मन नहीं है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। या फिर घर पे कोई दोस्त आए तो आप अपनी मम्मी से कह दो कि यार बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ, ये रोज़ मूड ख़राब करने आ जाता है या आ जाती है मेरा। ऐसा होता है ईशा बहुत बार हम लोगों के साथ जीवन के अलग अलग मोड़ पर, है ना? ऐसे मूड स्विंग्स आते हैं, सबके साथ होता है। तो डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ये कहते थे कि जब भी ऐसा हो तो समझ जाओ कि उस वक्त या उस लम्हा आपका अनकॉन्शियस, आपके अनकॉन्शियस माइंड के डिजायर्स और कन्वर्ट्स बाहर आने की कोशिश कर रही है। अब आप क्योंकि उनके बारे में अवेयर हो नहीं कि ये एक डिजायर्स और कन्वर्ट्स है क्या, तो दिमाग उसको इंटरप्रेट कर नहीं पा रहा। तो जब दिमाग किसी चीज़ को इंटरप्रेट नहीं कर पाता है तो दिमाग हो जाता है हमारा कंफ्यूज। ऐसा डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि उस परिस्थिति में जब ये अनकॉन्शियस माइंड की डिजायर्स और कन्फ्लिक्ट्स बाहर निकलती हैं, धक 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 करके बाहर आना चाहती हैं, लेकिन उस बक्से की, उस ताले की चाबी तो हमारे पास भी नहीं है। हम भी नहीं जानते हैं कि कौन सी डिजायर्स, कौन सी कन्फ्लिक्ट जो है हमारे दिमाग पर, मतलब हमारे दिमाग को ही समझाना चाहती हैं कि इसको पूरा कर, हम खुद भी नहीं जानते हैं, अवेयर ही नहीं है क्योंकि हम उसके बारे में, वो तो हमारे माइंड में जाके डीपेस्ट लेवल ऑफ माइंड में सेटल डाउन हो गई हैं। जब वो बाहर प्रॉप अप करने की कोशिश करती हैं तो जैसे बक्से के अंदर वाइब्रेशन होती है, ऐसे ही हमारा दिमाग उसको इंटरप्रेट कर नहीं पाता और वो कन्फ्यूजन की स्टेट में चला जाता है। और इसी कन्फ्यूजन की स्टेट की वजह से एक प्रक्रिया पैदा होती है जिसको हम कहते हैं मूड स्विंग्स। मूड स्विंग क्यों करता है? बिकॉज इट इज इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। और मूड स्विंग जरूरी नहीं है, आप ऐसा मत समझ लेना ईशा, और बाकी यूट्यूब की ऑडियंस में आपको भी बता रहा हूं, ऐसा मत समझ लेना कि जब भी मूड स्विंग अगर हो रहा है तो उसके पीछे हमेशा यही रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है। हमेशा तो नहीं, लेकिन काफी हद तक ये वाला रीजन रिस्पॉन्सिबल है कि जब भी बिना किसी रीजन के बैकग्राउंड में कोई रीजन हो और दिमाग स्टोरी मेकिंग करने लगे, तब तो चलो समझ में आता है कि किसी ने कुछ हर्ट करा, किसी ने कोई बात कही, कोई एक लम्हा आपने किसी के साथ बिताया और आप उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हो, वो अलग बात है। क्योंकि वहां पर आपकी स्टोरी मेकिंग, आपका मूड स्विंग जो हो रहा है उसके पीछे एक ठोस बेस है, उसके पीछे एक ठोस कोई इंसान है जिसकी बातों को आपने सुना है, फील करा है, उसकी बातें अच्छी या गलत दिमाग को आपके लगी हैं। लेकिन व्हेन द डे इज परफेक्ट, कुछ भी आपके साथ गलत नहीं हुआ, किसी ने आपसे कुछ भी नहीं कहा, ना अच्छा या बुरा, लेकिन आप खुद से ही ये डिसाइड कर बैठ गए, एकदम से आपका माइंड डिसाइड करके बैठ गया, यार आई डू नॉट नो वाई आई फील वेरी चिड़चिड़ा टुडे, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी है, प्लीज़ कृपया करके थोड़ी देर के लिए, थोड़े आज के दिन के लिए या कुछ दिनों के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, इसमें हम दोनों के रिश्ते की भलाई है। जब आप ऐसा किसी से कहो या ऐसी फीलिंग मन में आए, तो डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ये कहते थे कि समझ जाओ अनकॉन्शियस माइंड की डिजायर्स और कन्फ्लिक्ट जो है वो फूट फूट कर बाहर निकलना चाह रही है। दिमाग समझ नहीं पा रहा, दिमाग चला गया कंफ्यूजन की स्टेट पे, और वो इफेक्ट जो पैदा करता है दिमाग, माइंड हमारा, वो करता है मूड स्विंग्स की स्टेट को पैदा। ठीक है, अब दोस्तों हम ये समझते हैं कि डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि डीपेस्ट लेवल ऑफ माइंड है ये, तो डीपेस्ट थे, ये तो डीपेस्ट हो गया, लेकिन कुछ ऊपर भी तो इसके होगा। तो यस, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग हमारा माइंड जो है
वो 3 लेवल पर एग्जिस्ट करता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, ठीक है, जिसके बारे में हमेशा हम अवेयर होते हैं। कॉन्शियस माइंड वो माइंड है जिसके बारे में आप हमेशा अवेयर होते हो, और अवेयर हमेशा होते हो उसके बारे में ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट जैसे अभी ईशा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? साइकोलॉजी सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं ना। अभी आपका टाइम और मेरा टाइम आपके साथ ऑक्यूपाइड है, हम दोनों का टाइम हम दोनों के साथ ऑक्यूपाइड है आपस में, राइट? क्योंकि हम यहां पर पढ़ रहे हैं। तो ये है कॉन्शियस माइंड। अभी आपको एकदम से कोई बातें याद आ रही है क्या कि घर का दरवाजे का कलर कौन सा है, पापा का मोबाइल नंबर कौन सा है, घर पे जो डॉगी है उसका नाम क्या है? ये सब बातें याद आ रही हैं? ये सब जब तक अभी तक मैं लेक्चर ले रहा हूं नहीं ना? तो ये है आपका कॉन्शियस माइंड। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं अपनी डॉगी का नाम बताओ, पापा का मोबाइल नंबर बताओ, ठीक है, और आप जो है अपने घर के गेट का कलर बताओ, स्कूल का रास्ता बताओ, या फिर नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की तरफ आप जाओगे कैसे, धीरे धीरे करके जो जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसकी पिक्चर बनती जा रही है ना आपके दिमाग के अंदर। और अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ये चीज़ रिकॉल कर पाओगे ना? यानी कि आप इसको भूले नहीं थे, लेकिन आपको ये एकदम से क्यों नहीं याद आ रहा था? क्योंकि इसके बारे में अभी बात नहीं हो रही थी। लेकिन ये आपकी कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है, राइट ईशा? ये आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है। ऐसे माइंड को हम लोग कहते हैं प्री कॉन्शियस माइंड, या फिर इसका दूसरा नाम होता है सबकॉन्शियस माइंड। और जिसके बारे में आप बिल्कुल अवेयर हो ही नहीं वो है अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। अब फ्रॉइड ने, जैसा कि आप यहां पर इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे होगे, ये माइंड के स्ट्रक्चर को, और जैसा कि हेडिंग में भी ये जो पिक्चर है इसमें लिखा हुआ है, फ्रॉइड्स, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड्स आइसबर्ग मॉडल। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने माइंड के तीनों लेवल को एक आइसबर्ग के फॉर्म में जो है वो समझाया था कि जो चीज हमें पानी के, आइसबर्ग क्या है? पानी के ऊपर बहुत ठंडी जगह पर तैरते हैं, आर्टिक एंड अंटार्कटिक ओशन में, है ना, बर्फ के टीले बहुत बड़े बड़े। तो यहां पर क्या है, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड बोलते थे जो चीज हमें ओशन के ऊपर दिख रही है वो है हमारा कॉन्शियस माइंड। जो चीज पानी के अंदर है लेकिन बहुत ज्यादा अंदर भी नहीं है, ठीक है, ये है हमारा प्री कॉन्शियस माइंड या फिर सबकॉन्शियस माइंड। और जिसके बारे में हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते हैं, जो कि बिल्कुल बॉटम ऑफ द ओशन पर है, वो है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। तो फ्रॉइड ने ऐसे करके ये 3 लेवल ऑफ माइंड को हमें समझाया था कि ऐसे करके ये माइंड के जो लेवल हैं ये एग्जिस्ट करते हैं। अब डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड एक और चीज कहते थे जिसके बारे में 12th क्लास की एनसीईआरटी में जब मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि इस डायग्राम के अंदर ये चीज़ गिवन है तो मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो हमारा कॉन्शियस माइंड है जिसके बारे में हम अवेयर हैं, उसके अंदर हमारी जो एनर्जी जुड़ी होती है डेट इज ईगो। अब ये वो ईगो नहीं है दोस्तों कि जो आप समझते हो अभी तक, जब हम इंसानों से कहते हैं ना भाई तेरे अंदर तो बहुत ईगो आ गया है, तू अब पहले जैसा नहीं रहा, तू अब पहले जैसी नहीं रही, तेरे अंदर ईगो जो है वो बढ़ गया है। ये ईगो वो एरोगेंट वाला ईगो नहीं है। ईगो का मतलब साइकोलॉजी में होता है वास्तविकता, यानी कि रियलिटी। तो कॉन्शियस माइंड हमेशा ईगो प्रिंसिपल पर चलता है, ऐसा डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड का कहना था। यानी कि आप जिन चीज़ों के बारे में अवेयर हो, आप, यानी कि इसका मतलब रियलिटी में हो, आप उन चीज़ों को देख सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, उनके साथ बात कर सकते हो, आपसे, आपके दिमाग से वो चीज़ जा नहीं रही है, और मतलब जा नहीं रही इन द सेंस कि आप उसके बारे में अवेयर हो कंप्लीट तरीके से। तो वो जो चीज़ है वो चलता है आपका रियलिटी प्रिंसिपल पर, जो आपका कॉन्शियस माइंड चलता है, उस रियलिटी प्रिंसिपल का नाम है ईगो, ठीक है। जो चीज़ आपकी मॉरल प्रिंसिपल्स पर चलती है वो है सुपर ईगो। तो डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ये कहते थे कि जो हमारा प्री कॉन्शियस माइंड या जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सुपर ईगो प्रिंसिपल पर चलता है। और सुपर ईगो होते हैं दोस्तों मॉरल प्रिंसिपल्स। जब आपके अंदर मोरालिटी जागती है ना किसी भी चीज़ को करते हुए, जब आपके अंदर से आवाज़ निकालती है यार ये मैं सही तो कर रहा हूँ ना, ये मैं गलत तो नहीं कर रहा, ऐसा करके
यार वो पर्सन हर्ट तो नहीं हो जाएगा, वो बंदी हर्ट तो नहीं हो जाएगी। तो जब ऐसी बातें आपके माइंड से आने लगी तो समझ जाओ कि आपका जो सुपर ईगो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं। और डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग प्री कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड जो है वो चलता है सुपर ईगो प्रिंसिपल के आधार पर। और अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो प्रिंसिपल होता है, या अनकॉन्शियस माइंड आप ऐसा कह लो, जिस प्रिंसिपल के बेसिस पर चलता है वो होता है इद। ये आईडी नहीं होता, इसको हम ऐसे बोलते हैं इद। अब इद के अंदर अनकॉन्शियस जो डिजायर्स हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिसके बारे में अभी हम यहां पर बात कर रहे थे, ठीक है, अनकॉन्शियस डिजायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये है इद। ठीक है। और एक बात याद रखना, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड हमेशा ये कहते थे कि इद जो है हमेशा, यानी कि आप ऐसा मान लो, इद जो है हमेशा 99% टाइम हमेशा वो वर्क करेगा प्लेजर प्रिंसिपल पर। यानी कि इंसान हमेशा वही काम करेगा जो चीजें उसको प्लेजर देंगी, जो चीज उसको सेटिस्फाई करेंगी। और सेटिस्फैक्शन को साइकोलॉजी में कहते हैं ग्रेटिफिकेशन। जब आप किसी चीज से सेटिस्फाई हो जाते हो और आपके दिमाग को एक हिट मिलती है कि यार वाह मजा आ गया यार, ये वाली डिजायर मेरी, ये वाली नीड जो है, ये वाला जो चीज मुझे चाहिए थी पूरी हो गई। तो जब आप किसी चीज से सेटिस्फाई हो जाते हो तो जो हिट आपके दिमाग को मिलती है उसको साइकोलॉजी में कहते हैं ग्रेटिफिकेशन। तो इद हमेशा याद रखना प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ग्रेटिफिकेशन पर वर्क करता है। और डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ये कहते थे इद के अंदर जो एनर्जी है, जो ये प्लेजर प्रिंसिपल है ना, अगर मैं बात करूं कि ये जो प्लेजर प्रिंसिपल की जो एनर्जी है ये ज्यादातर होती है एनर्जी विच इज सेक्सुअल इन नेचर, या सेक्सुअल डिजायर्स आप इनको कह सकते हो। और बाकी जो बची कुची एनर्जी है दैट इज एग्रेशन। और डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ये कहते थे कि मजेदार बात यह है कि पर्सन इनके बारे में अवेयर भी नहीं होता हमेशा कि ये सेक्सुअल डिजायर्स मेरे अंदर से एकदम से क्यों उत्पन्न हो रही हैं, मुझे एकदम से गुस्सा क्यों आ रहा है। क्योंकि डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ये कहते थे ये चीज़ें आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो है वो स्टोर्ड हैं, जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं। वो एक ऐसा ताला है जिसकी चाबी हमारे पास नहीं है, हम उसको नहीं जान सकते, हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते, हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें बोली डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने विद रिस्पेक्ट टू आवर माइंड। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं छोटी छोटी सी। ये डायग्राम को मैं बड़ा नहीं कर पाया था, लेकिन मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है। जो मैं बात अभी ईगो की कर रहा था आपसे कि ईगो जो है वो कॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ा हुआ है, या कॉन्शियस माइंड जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, डैट इज ईगो। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसका रोल क्या है। जो ईगो है ना, ईगो हमेशा आपको रैशनैलिटी की तरफ ले जाता है, और ये आपकी पर्सनैलिटी का कॉन्शियस पार्ट है। ये रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है। और ईद की डिजायर्स को और रियल वर्ल्ड की चीज़ों को बैलेंस आउट करने का काम करता है ये वाली एनर्जी। ठीक है। ये ईद की इंपल्सिस को भी सेटिस्फाई करता है इन सोशली एक्सेप्टेबल वेज। अब ये चीज़ें दोस्तों अभी आपको थोड़ी सी टेक्निकल लग रही होंगी, एकदम से समझ में नहीं आ रही होगी, मैं फिर भी थोड़ा सा इजी करके आपको बताता हूँ। क्योंकि ये क्लास 12th की जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तब आपको डेडिकेटेड एक चैप्टर मिलेगा ईगो और सुपर ईगो के ऊपर, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, इनके ऊपर, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक बार आराम से समझने की कोशिश करते हैं। ईगो एक एनर्जी है जो कि कॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईगो जो है वो हमारी पर्सनैलिटी का एक रैशनल पार्ट है। यानी कि जब भी हम रैशनल तरीके से बिहेव करते हैं, अब जब भी कोई पर्सन, एक बात बताओ ईशा, जब भी कोई पर्सन रियलिटी के बेसिस पर रियलिटी की चीज़ों को देखते हुए काम करेगा तो वो रैशनल तरीके से ही तो बिहेव करेगा ना, या करेगी। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि वो लॉजिकल तरीके से बिहेव करेगा या करेगी, है ना। अगर मैं अभी आपको बोलूं ईशा कि सुबह के 3 बज रहे हैं, है ना, और मैं आपसे ये बोलूं
कि चलो ईशा अपन एक काम करते हैं, रेलवे स्टेशन चलते हैं और यहाँ से ना गोवा चलते हैं, है ना, और 2 दिन के अंदर वापस आ जाएंगे। अब ये सुनने में हो सकता है कि हम दोनों स्माइल करें, हंसें, लेकिन ये कहीं से भी रियलिस्टिक है क्या? बताओ, लॉजिकल या रैशनल बात करी क्या मैंने सुबह 3 बजे उठकर रैंडमली कि मैं आपको घर से लेकर चलो गोवा लेकर चलता हूँ या आप मुझे लेकर चलते हो, और 2 दिन के बाद हम घर लौट कर आएंगे तो हमारे घर वाले तो आरती उतारेंगे हमारी बहुत अच्छी तरीके से, है ना, कि वाह बेटा कितना, बेटी कितना अच्छा काम करा है आप दोनों ने। ये रैशनल बात है कहीं से? लॉजिकल बात है कहीं से भी? बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये जो चीज़ है ईगो, हमारा जब भी हम रैशनल बेसिस पर बात करते हैं ना, जैसे मतलब मान लो कि ईशा आप हंसी मजाक करने में बिलीव करते हो, मैं भी करता हूँ मान लो, ठीक है, लेकिन किसी दिन आप जो है हमेशा हंसी मजाक को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और हम ऐसे बात कर रहे हैं किसी भी पर्सन से आपस में या अपने दोस्तों से, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, हस्बैंड वाइफ से, किसी से भी, जब हम उनकी बातों को जो वो खीकी खीकी करके हंस रहे हैं या फिर कोई भी उल्टा सीधा जोक क्रैक कर रहे हैं, तो हम उनको ये कह रहे हैं यार कितनी स्टूपिड बातें करते हो यार, कभी तो यार लॉजिकल बात करा करो। बहुत बहुत बार बोलते हैं ना हम, जब हमारा मूड, जब दूसरों के हंसी मजाक को बहुत ज़्यादा सहन करते करते इरिटेट हो जाता है, नॉय हो जाता है ना, तो हम बोलते हैं ना थोड़ी तो रैशनल बात करो यार, कौन सी हमेशा कौन से ख्याली पुलाव पकाते रहते हो यार। तो ये जो एनर्जी है ना जो हमें रैशनैलिटी की तरफ लेकर जाती है, ये ईगो है, और ये कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। अब आप समझ गए ईशा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड रियलिटी के बेसिस पर वर्क करता है, इसलिए ईगो रियलिटी और रोशनल रियल इसलिए ईगो की जो एनर्जी है वो रियलिटी, रैशनैलिटी और लॉजिकल प्रिंसिपल पर काम करती है। ईगो में, ईगो की जो एनर्जी है, ईगो कभी भी आपको ना स्टोरी मेकिंग की तरफ लेकर नहीं जाएगी। हमेशा भी जब भी आपके अंदर ईगो एनर्जी एक्टिवेट होगी ना, वो हमेशा आप अपनी रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करोगे, यानी कि जो चीज हो सकती है आप उसी के बारे में बात करोगे, ठीक है। और यहां पर जो लिखा हुआ है ना, मीडिएटिंग, मीडिएटिंग का मतलब होता है इट लाइज बिटवीन, ईद की जो बातें मैंने आपको बताया उसके अंदर तो अनकॉन्शियस डिजायर है ना, फैंटेसीज है हमारी बहुत सारी, एग्रेशन वाली, सेक्सुअल वाली डिजायर्स हैं, ठीक है। और रियल वर्ल्ड की जो भी चीजें होती हैं वो बहुत कड़वी होती हैं, तो उनके बीच में बैलेंस आउट करने का ये काम करता है दुनिया की वास्तविकता और हमारी स्टोरी मेकिंग और फैंटेसीज के बीच में एक ये दीवार है ईगो। अब समझ में आया ईशा? दुनिया की सच्चाइयां बहुत कड़वी होती हैं ईशा, है ना। नॉर्मल सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ईशा पत्थर की लकीर पे एक चीज लिख सकती हो क्या? या फिर किसी की भी कसम खा के ये चीज बोल सकती हो क्या कि जिससे प्यार करोगे, जिससे मोहब्बत करोगे, उससे शादी हो ही जाएगी? बिल्कुल भी, है ना। ईशा हर्ट नहीं होना मेरी बातों से, ठीक है, एग्जांपल्स हैं ये सब, ठीक है। अब देखो क्या है, दुनिया की जो बातें हैं, वास्तविकता है, वो बहुत कड़वी होती हैं, तो हम उनसे बचने के लिए क्या करते हैं ईशा, बहुत बार स्टोरी मेकिंग करते हैं, और वो स्टोरी मेकिंग बहुत बार होते होते एग्रेसिव होती है, थोड़ी सी फैंटेसाइज होती है, सेक्सुअल डिजायर्स भी हमारी उन स्टोरी मेकिंग में छुपी होती है। ईगो जो है उस रियलिटी के बेसिस पर हमें रखने की कोशिश करता है, ईगो की एनर्जी। आप अपने बॉयफ्रेंड से ईशा रातों रात कितनी भी देर बात कर लो और वो आपसे बोले बेबी आ जाओ ना, मुझे मिल जाओ ना, ज़रा घर के नीचे आ जाओ, अपनी शक्ल दिखा जाओ, मुझसे रहा नहीं जा रहा, लेकिन आपकी रियलिटी क्या कहेगी? रियलिटी प्रिंसिपल आपको क्या कहेगा? भाई अगर मेरे माँ बाप को पता लग गया तो तू शमशान घाट ही आएगा देखने मुझे, है ना, फिर तू मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा, है ना। तो अब देखो ईशा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो हमारा ईगो है ना, जो ईगो की जो एनर्जी है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ईगो वो ईगो नहीं है जब हम दूसरों को कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत ईगो आ गया, तुम एरोगेंट हो गए हो। ये ईगो है यानी कि रियलिटी, वास्तविकता पे चलना। ये जो एनर्जी है ये हमारी ईद की इम्पल्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। अब ईद की इम्पल्स क्या है? ज़्यादातर एनर्जी मैंने आपको कैसी बताई, कौन सी एनर्जी है? सेक्सुअल एनर्जी, और बाकी एग्रेसिव एनर्जी इन सोशली एक्सेप्टेबल वेज में। अब सोशली एक्सेप्टेबल वेज क्या है? देखो मैं क्रिस्टल क्लियर एक बात बोल देता हूँ, हर पर्सन के अंदर या ज़्यादातर लोगों के अंदर
एक डिज़ायर कभी ना कभी होती है डैट आई शुड इंडल्ज इनटू लव मेकिंग या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज़। हर किसी की सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअल फैंटेसी होती है, और डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड तो कहते थे कि सभी की होती है, और ठीक भी बात है, हम इंसान हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड का लेकिन ये कहना था कि ये जो ईगो है, जो रियलिटी प्रिंसिपल है, ये हमारी सेक्सुअल एनर्जी को सेटिस्फाई करवाने में मदद करता है, लेकिन सोशली एक्सेप्टेबल वेज में। अब जैसे क्या होता है, किसी के अंदर अगर ईद की डिज़ायर्स एक्टिवेट हुई तो आप ये थोड़ी ना है, किसी को भी अप्रोच करके थोड़ी ना पूछ लोगे कैन आई हैव सेक्स विद यू। अब आप कहोगे कि सर ये सोशली एक्सेप्टेबल वेज का मतलब क्या है, कि हम परमिशन लेंगे उसके मम्मी पापा से, या फिर उससे कैसे हम पूछेंगे उससे। तो यहाँ पर सोशली एक्सेप्टेबल वेज का मतलब ये है कि समाज की नज़रों में आपका सेक्स अच्छा पता है कब माना जाएगा। अब आपके दिमाग में सुन के एक लाइन तंग हो रही होगी ईशा, कि सर समाज की नज़रों में भी सेक्स अच्छा माना जाता है। जी यस, माना जाएगा। अभी ईशा अगर आप अपना बॉयफ्रेंड बना लो ना, या आप चक्कर चलाते हुए पकड़े जाओ, घर वाले काट के रख देंगे आपको, अगर आपके घर वाले बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुए तो आपको लेकर। होगा ऐसा कि नहीं होगा? लेकिन वहीं पर अगर आप अपने घर वालों की मर्जी से शादी करो, या फिर जिससे आप शादी करना चाहते हो और घर वालों को कन्विंस करके उससे आपकी शादी हो जाए, एंड आफ्टर दैट यू आर फुलफिलिंग योर डिजायर्स ऑफ हैविंग सेक्स विद योर पार्टनर, तो अब मुझे बताओ ये सोशली एक्सेप्टेबल वे है कि नहीं है? हुआ? अभी आप बिना शादी के किसी लड़के के साथ पीजी में रहने लगो, या फ्लैट में रहने लगो, या दिन रात किसी लड़के का आना जाना आपके घर पे हो, समाज के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर देखो वर्ड है सोशली एक्सेप्टेबल। समाज उल्टी सीधी बातें करेगा कि नहीं करेगा आपके बारे में, और आपके रिलेशनशिप पे कोई हो सकता है प्रॉपर टैग भी ना हो, यानी कि लिविंग रिलेशनशिप या बॉयफ्रेंड जो है ये परमानेंट पार्टनर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि शादी के बाद भी कोई परमानेंट पार्टनर होगा, या जिससे शादी हुई होगी वो भी परमानेंट पार्टनर हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी शादी के बाद इफ़ यू आर स्लीपिंग विद अ मैन, इफ़ यू आर लॉकिंग अ रूम फ्रॉम इनसाइड, हस्बैंड के साथ हो, घूमने जा रहे हो, तो आपको फिर हर चीज़ों के लिए दूसरों से परमिशन नहीं चाहिए। इसको कहते हैं सोशली एक्सेप्टेबल वे। और ये कौन सी चीज़ मदद करती है? हमारी ईगो, रियलिटी प्रिंसिपल। और यही वो रियलिटी प्रिंसिपल है जो कि बहुत बार इंसानों को अंदर से जागरूक करता है कि उल्टी सीधी हरकतें, उल्टी सीधी फैंटेसीज अभी पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि समाज की नज़रों में वो चीज़ गलत है। जब उसका टाइम आएगा, जब हमारी वाइफ होगी, हमारा हस्बैंड होगा, हमारा बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड तो चलो सोशली एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं होगी, लेकिन मैरिज के बाद जो भी चीज़ें, घूमना फिरना, सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करना, जो अधूरा रह गया है उसको तब हम पूरा करेंगे। तो बहुत सारे लोगों के मन में जो ये चीज़ आती है ना कि ये वाला काम शादी के बाद करेंगे, तो वो चीज़ जो आपको गाइड करती है ना एनर्जी, जब मन से भावना आ रही होती है कि शादी के बाद ये वाला काम करेंगे, उसको कहते हैं कि उस टाइम पर आपकी ईगो की एनर्जी जो है वो एक्टिवेटेड है, रियलिटी प्रिंसिपल आपका एक्टिवेटेड है, और इस चीज़ को गाइड करता है आपका कॉन्शियस माइंड। ईशा, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है। दूसरा है सुपर इको। मैंने आपको क्या बताया, ये वाला माइंड चलता है मॉरल प्रिंसिपल पर। तो इसका रोल क्या है, इसको समझते हैं पहले कि इसका रोल क्या है। सुपर इको का जो रोल है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा पेन की थिकनेस को कम करते हैं। सुपर ईगो का क्या रोल है? सुपर ईगो बेसिकली क्या है कि हमारे अंदर जो भी, मैंने आपको बताया ना, ये देखो क्या लिखा हुआ है, जो भी मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं और जो भी मॉरल आइडियल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो फीलिंग्स हैं, चाहे फिर वो गिल्ट की फीलिंग्स हो, प्राइड की फीलिंग्स हो, उनके अंदर एक परफेक्शन लाने का काम करता है हमारा सुपर ईगो, और जिसके बेसिस पर हम अपने आप को जज भी कर सकते हैं। जज कैसे? कि कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे दिलो दिमाग से यस और नो जब निकलता है, और एक सवालिया चिन्ह खड़ा होता है कि क्या मैं ये वाला काम सही तो कर रहा हूँ ना, क्या मैं ये वाला काम सही तो कर रही हूँ ना, ये चीज़ है।
सुपर ईगो हमें ये बताता है कि ईद की जो भी इम्पल्सेस हैं, यानी कि सेक्स और एग्रेशन, ये उसकी अगेंस्ट में जाकर काम करता है। यानी कि हमारा सुपर ईगो में ये बताएगा नहीं नहीं यार, ये सब चीज़ें, ये सब सोचना, ऐसे फैंटेसाइज करना, ये सब कुछ बहुत गलत है। ये हम इससे अनप्रोडक्टिव बनेंगे, कल को हम जो है किसी के साथ रिश्ते खराब कर सकते हैं, नहीं, ये काम गलत है। अब सेक्सुअल डिजायर्स को लोग बहुत तरीकों से पूरा करते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना कि किसी के साथ फिजिकल इंटीमेट होकर ही करना है। मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, ये भी एक तरीके हैं। तो हमारा सुपर ईगो में ये बताता है नहीं यार, ये चीज़ें गलत है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, इट वर्क्स अगेंस्ट इट्स इम्पल्सेस, एमिंग फॉर मॉरल एंड सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। तो सुपर ईगो का मकसद ये होता है कि हमारे अंदर एक मॉरल बिहेवियर जो है वो उत्पन्न हो और सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर उत्पन्न हो। अब समाज में बताओ जरा, इज्जत किसकी होती है ईशा? किसकी इज्जत होती है? सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर आप किसे कहोगे? जो एक लड़का या लड़की पूजा पाठ या भगवान की बातें करें, या फिर जो सेक्स और पोर्नोग्राफी की बातें करें? बताओ। सुबह सुबह अगर आप किसी को कोई भगवान का प्रवचन या भगवान की फोटो शेयर कर रहे हो फैमिली ग्रुप में, तो आपकी इज्जत बढ़ेगी? या फिर किसी पॉर्न वीडियो का लिंक शेयर कर रहे हो तो आपकी इज्जत बढ़ेगी? बताओ, है ना? क्योंकि आप खुद सोच के देखो, कभी आपके फोन में अगर अच्छी चीजें हों, अच्छी चीजें पकड़ी जाए, तो आपको कोई कुछ कहेगा क्या? नहीं कहेगा, किसी को कोई नहीं कुछ कहेगा। और उल्टा सीधा कंटेंट, उल्टी उल्टी सीधी चैट्स आपके लड़के लड़कियों के साथ घर वाले अगर पकड़ लें तो आपकी लंका लगेगी। तो ये है सुपर ईगो हमें जो बताता है कि हमें हमेशा मॉरल और सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर को अपनाना है। लास्ट लेवल ऑफ माइंड की बात करते हैं जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने कही थी, दैट इज अनकॉन्शियस माइंड, और जिसकी एनर्जी होती है ईद। और मैंने आपको बताया ईद में 99% एनर्जी होती है आपकी, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड, सेक्सुअल एनर्जी, एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज एग्रेशन। और यहाँ पर सेक्सुअल एनर्जी को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, जो हम बार बार बात कर रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पर सेक्सुअल एनर्जी जिसको हम बार बार बोले जा रहे हैं, उसको एक नाम दिया जाता है, दैट सेक्सुअल एनर्जी इज नोन एज लिबिडो। क्या कहते हैं इसको ईशाम? लिबिडो। ठीक है, फिर बात करते हैं ईद की एनर्जी की। ठीक है, ईद जो है, ईद के बारे में जो एनर्जी है ना, सबसे पहले तो जो भी सेक्सुअल डिजायर्स, हमारी फैंटेसीज हैं, एग्रेशन है, कुछ भी है, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड साफ तरीके से एक बात बोलते हैं कि ये कंप्लीटली अनकॉन्शियस एनर्जी है। ईद ऑपरेट करता है कंप्लीटली अनकॉन्शियसली, और ये हमारी बहुत सारी बेसिक डिजायर को रिप्रेजेंट करता है, और बेसिक जो इंस्टिंक्ट होती हैं। इंस्टिंक्ट का मतलब दोस्तों वैसे होता है हिंदी में चुल, ठीक है? अब लेकिन ये बोलते हुए अच्छा नहीं लगता शब्द, तो बेसिकली आप ऐसी एनर्जी मान लो जो कि आपके अंदर से फड़फड़ाते हुए बाहर निकलना चाहती है। अब ये कैसी कैसी एनर्जी हो सकती है? आपकी भूख। अब एक बार बताओ, भूख का कोई टाइमिंग होता है ईशा क्या? वो तो कभी भी लगा सकती है ना, है ना? सिमिलरली, क्या कोई टाइम देखकर या वक्त देखकर या एज देखकर सेक्सुअल डिजायर्स या थोड़ा सा सेक्सुअली एक्टिव फील करता है? ये वाली फैंटेसीज तो कभी भी उजागर हो सकती हैं। सिमिलरली, गुस्सा क्या हमें वक्त बताकर आता है? एग्रेशन कभी भी किसी की भी बात पर आ सकता है ना? तो हमारा जो ईद है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि ईद को हमेशा चाहिए इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। अभी मैंने आपको बताया था ना, साइकोलॉजी में सेटिस्फैक्शन को ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, है ना? इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होते हैं। ईद ना, एक बात समझ जाओ ईशा, कि ईद हमेशा हमारा बेसब्र होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको सब चीज़ें ना जल्दी 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 चाहिए होती हैं। अंदर से अगर जो भी एनर्जी आ रही है ना, अगर वो जल्दी ना मिले ना, पर्सन ऑटोमेटिकली एग्रेसिव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली। अब मैं इसको प्रूव करूं, इस बात को देखना। आप बहुत थक हार कर कहीं से आए हो ईशा, बहुत जोरों की आपको भूख लगी है, और मम्मी से आपने पूछा मम्मी खाना रखा? तो मम्मी ने बोला हाँ, तो आपको एक हिंट मिली कि चलो भाई खाना रखा हुआ है। आपने पूछा क्या बना है? तो मम्मी ने कहा लौकी और टमाटर की सब्जी बनी है। अब मान लो कि आप वो नहीं खाते और आपको नफरत है, होता है बहुत सारे लोगों का वैसे खाने से, तो किसी भी खाने से, वेजिटेरियन खाने से तो नफरत नहीं करनी चाहिए, लेकिन चलो मान लो कि आपका मन नहीं था वो खाने का, और घर वालों को पता है कि आपको नहीं पसंद वो वाली चीज़, ऑटोमेटिकली
आपका इमीडिएट जो ग्रेटिफिकेशन था वो हर्ट हो गया ना, कि आपको मनपसंद का खाना नहीं मिल रहा, या फिर नॉर्मल खाना भी जितना जो चाहते हो आप, आपकी मेहनत को देखते हो तो आपको नहीं मिला, तो आप क्या करोगे? या फिर अब आप चिल्लाना शुरू करोगे, यार पूरे दिन यार मैं लाइब्रेरी में रहूँ, पूरे दिन मैं मेहनत करती रहूँ, ठीक है यार, 2 रोटी तो मेरे लिए बना सकते थे यार, मेरे लिए सैंडविच ही बना देते, मेरे लिए कुछ और ही बना देते यार, आपको पता है मैं नहीं खाती हूँ ये वाली चीज़, रहने दो मुझे नहीं खाना। और आप खुंदक में जाओगे और दिमाग खराब करते हुए आप मैगी बनाओगे फिर उसके बाद, या कुछ ऑर्डर करवाओगे अपने लिए जोमेटो और स्विगी से। होगा ऐसा? है ना? दूसरी चीज, अब सेक्सुअल एनर्जी की बात करते हैं। जब भी सेक्सुअल एनर्जी एक्टिवेट होती है तो इंसान को उसकी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मतलब कैसे फील होती है, मैंने आपको बताया, हमेशा पार्टनर की नीड होकर सेक्सुअल एनर्जी पूरी नहीं होती है। पर्सन जो है वो सोलो होकर भी अपनी सेक्सुअल नीड को पूरा कर सकते हैं थ्रू मास्टरबेशन, थ्रू वॉचिंग पोर्नोग्राफी, ठीक है। लेकिन अब अगर सेक्सुअल एनर्जी किसी भी वजह से अगर उस टाइम पर पूरी ना हो पाए, यानी कि पर्सन जो है उसने प्लान बनाया आई विल मास्टरबेट, आई विल वॉच पोर्नोग्राफी, या फिर मैं कुछ इंटरनेट पे जो एडल्ट स्टफ है उसको चेकआउट करूंगा थ्रू पिक्स, थ्रू वीडियोस, या फिर मेरा पार्टनर, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी वाइफ मेरे साथ है तो आई वॉन्ट टू गेट इंटीमेट, अगर इनमें से कोई भी प्लान जो है वर्कआउट ना करे, मान लो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, और ये चीज़ रियल में होती है, रियल में होती है, और इसको ही मतलब आज के ज़माने में मैरिटल रेप का नाम दिया जाता है काफ़ी हद तक। एक हस्बैंड वाइफ है, मान लो टोटली टोटली लीगल रिलेशनशिप है, हस्बैंड का मन है टू गेट फिजिकली इंटीमेट विद हिज वाइफ। अब वाइफ ने हस्बैंड के पूरा प्रयास करने के बाद, उसको रिझाने के बाद, सब कुछ करने के बाद वाइफ ने मना कर दिया, नहीं मेरा मन नहीं है। अब हस्बैंड का उस बात पे हो सकता है, ज्यादातर चांसेस है, ज्यादातर चांसेस मैं बता रहा हूं कि मुंह फूल जाएगा, मुंह मुंह बन जाएगा, और हो सकता है वो लड़ने लगे। और बहुत सारे जो अपनी वाइफ को रिप्रेस करते हैं, अलग अलग मेंटेलिटी के मर्द हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो इस बात पे मारने भी लगे और जबरदस्ती सेक्स मांगने की कोशिश करें, और इसी को मैरिटल रेप बोलते हैं, राइट ईशा? अब मुझे क्या बताओ, सेक्सुअल डिजायर का पूरा ना हो पाना एग्रेशन जगा रहा है कि अंदर नहीं जगा रहा है इस केस में? है ना? ये है। तो बताओ, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड देख रहे हो, ईशा इसकी रिसर्च देख रहे हो किस हद तक गई थी इंसानी दिमाग को समझने के लिए, और आज भी ऐसा होता है, आज भी ये चीज होती है, ठीक है। सीकिंग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मतलब इसका काम होता है कि इसको इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहिए विदाउट कंसिडरिंग रियलिटी या फिर मोरालिटी, कि रियलिटी क्या कहती है या फिर मॉरल प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, ये उसको नहीं देखता हमारा हित। और इसी चक्कर में जो लोग रेपिस्ट होते हैं ना, उनको समझ में भी नहीं आता कि वो कर क्या रहे हैं उस टाइम पर, क्योंकि उनकी उत्तेजना बहुत हाई होती है, बहुत हाई होती है उनकी उत्तेजना, उनको कैसे भी करके दे वॉन्ट हाई लिबिडो। और हाई लिबिडो का जो एपिक्स पॉइंट होता है वो क्या होता है? ऑर्गेजम। ऑर्गेजम इज काइंड ऑफ वाव फीलिंग, यस आई एम टोटली डन विथ माई सेक्सुअल एनर्जी फुलफिलमेंट। मुझे जितना जो सेक्सुअल एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए जो एक एनर्जी चाहिए थी, मैंने वो एपेक्स लेवल पर अचीव कर लिया थ्रू मास्टरबेशन, थ्रू वॉचिंग पोर्नोग्राफी, या फिर इंडल्जिंग विद माई पार्टनर, इंडल्जिंग इन टू सेक्स विद माई पार्टनर। तो जो रेपिस्ट होते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता कि वो किसके साथ क्या कर रहे हैं, तो वो ना जैसे दिमाग पूरा का पूरा हिल जाता है उत्तेजना में, तो वो वैसे इन्वॉल्व होते हैं। मतलब अब ये चीज मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, रेपिस्ट का जब इंटरव्यू करा गया और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो रेपिस्ट के साथ डील करते हैं, जब उन्होंने वार्तालाप उनके साथ करी है, तो एम्पल अमाउंट ऑफ केस स्टडीज, एम्पल अमाउंट ऑफ कॉन्वर्सेशन उनके साथ हमें ये बताती है कि वो ये बताते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि हमारे अंदर सेक्सुअल एनर्जी एक्टिवेट हुई थी, लेकिन हमें समझ में भी नहीं आया कि हम ये क्यों कर रहे हैं। जैसे ही हमने पेनिट्रेशन स्टार्ट करी लड़की के साथ, तो हम जब उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गए, तो जब तक हमें ऑर्गेजम जो है वो प्राप्त नहीं हो गया, एपिक्स पॉइंट ऑफ लिबिडो, एपिक्स पॉइंट ऑफ सेक्स, तब तक हम रुकने के लिए चाहते भी तो नहीं रुक सकते थे, क्योंकि हम बेसबर हो गए। ये रेपिस्ट का कहना है, बहुत सारे रेपिस्ट का कहना है। और उसके बाद सब कुछ खत्म, उनको समझ में आ जाता है, वो रेपिस्ट कहते हैं, उनको वो उनका एक्सपीरियंस ये कहता है, वो ये बताते हैं कि
उसके बाद उनको पता है कि उनके जीवन का अब अंत है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सिर्फ सलाखें, पुलिस प्रशासन और यही सब अब उनकी जीवन में है। लेकिन उस टाइम पर जब वो इन्वॉल्व थे तो वो अपनी मोरालिटी प्रिंसिपल्स को जो है वो खो देते हैं। अब निर्भया की बात कर लो, रेप तक तो पॉइंट जो है वो खत्म हो जाता है, लेकिन वहां से तो उनका पॉइंट शुरू हुआ। ईशा, दे इंसर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स इन हर वेजाइना और वहां से होते हुए उसको डेथ बेड तक पहुंचा दिया उन्होंने। तो उनकी मोरालिटी कहां गई थी? उनको पता था ना कि वो बच पाएंगे, क्या बताओ? पता था उनको कि वो बच पाएंगे या भाग जाएंगे या कुछ नहीं होगा उनका? उनको पता था ना इस चीज का अंजाम क्या हो सकता है। लेकिन उत्तेजना देख रहे हो दिमाग की किस हद तक हावी हो गई कि वो रियलिटी को भूल गई, वास्तविकता को भूल गई आपकी ईद, और आपकी मोरालिटी को भी भूल गई। ईद बहुत खतरनाक होती है जीवन में, बहुत खतरनाक, क्योंकि ज्यादातर एनर्जी सेक्सुअल है और सेक्सुअल एनर्जी आपको सलाखों के पीछे कभी भी पहुंचा सकती है अगर ये अनकंट्रोल्ड है। इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए ईगो प्रिंसिपल जो है कॉन्शियस माइंड का वो बेस्ट है, क्योंकि ये बैलेंस करता है हमारी ईद की डिजायर को और रियल वर्ल्ड की चीजों को। क्योंकि अगर आप ईद के बेसिस पर चलते रहे ईशा, तो रियल वर्ल्ड की चीजें क्या कहती है? अब ईद के बेसिस पर क्या, आपको कोई भी पसंद आया, आपने किसी को भी पकड़ के रेप कर दिया, किसी के भी कपड़े उतार दिए, आपके दिमाग में किसी लड़की को लेकर, पड़ोसन को लेकर फैंटेसी है, किसी लड़की को लेकर फैंटेसी है, तो अब रोड पे थोड़ी ना शुरू हो जाओगे उसके साथ सेक्स करना। क्योंकि रियल वर्ल्ड क्या कहता है? बेटा बहुत बुरी तरीके से मरोगे, कानून जो है वो तुम्हें ठोक कर रख देगा, पुलिस प्रशासन डंडे जो हैं उससे बजाएंगे तुम्हें। तो हम हमेशा हमारे ईद को ईगो के बेसिस पर अगर हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करें तो वो चीज़ हमेशा होती है सोशली एक्सेप्टेबल वे के अंदर, कि जो चीज़ समाज की नज़रों में चीज़ ठीक है। अब समाज की नज़रों में, मुझे एक बात बताओ ईशा, किसी भी समाज की नज़रों में रेप ठीक है? नहीं ना। लेकिन शादी के बाद बंद कमरे में आप अपने हस्बैंड के साथ कुछ भी कर रहे हो, वो चीज़ ठीक है? ये चीज़ है ना सोसाइटी की नज़रों में। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपका जो ईद है अगर आपको पूरा करना है तो वो चीज़ आप सोशली एक्सेप्टेबल वे में करो, तो आप शांति से उन ग्रेटिफिकेशंस को, उन डिजायर्स को पूरा कर सकते हो ना फिर, विदाउट गेटिंग एनी यू नो कन्फ्लिक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, फेसिंग एनी कन्फ्लिक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, है ना? ये चीज़ है। तो यहां पर जो दोस्तों बात हो रही है, अनकॉन्शियस डिजायर, तो अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आपको मैंने काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ बता दिया। अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स बेसिकली वो होते हैं, अब ये पास्ट इवेंट के साथ जुड़े होते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही याद रखना, आपके जो पास्ट में किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी इंसान को लेकर जो आपके इवेंट्स होते हैं जो कि आधे अधूरे रह गए थे। अब आधे अधूरे कैसे रह गए थे अभी मैं बताता हूँ। पास्ट का बेसिकली आपका ये कोई ट्रॉमा होता है। अब वो पास्ट हो सकता है कोई रीसेंट पास्ट हो, या फिर वो आपका बचपना हो, यानी कि चाइल्डहुड। उनमें जो भी चीजें, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं आपके बचपन में, आपके चाइल्डहुड वगैरह में, और जो चीजें आधी अधूरी रह जाती हैं, जिनको जिनको लेकर आप कुछ भी नहीं कर पाए, आप मजबूर थे। अब कैसी हैं ये मजबूरियां, इसको समझते हैं। एक मूवी आई थी दोस्तों कुछ साल पहले जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के ऊपर है, अपरिचित। ईशा देखी आपने ये मूवी? साउथ की मूवी है, हिंदी में डब्ड है, कभी देखना यूट्यूब पे उसको। इस मूवी में क्या दिखाया हुआ ईशा, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ जरा, 1 मिनट के अंदर, ठीक है? इस इस मूवी में दिखाया हुआ है, ये जो बंदा है ना, ये बहुत सीधा साधा होता है, ऑफिस जाता है, पूजा पाठ करता है, बहुत सीधा, संसार में बहुत कुछ गलत होते हुए देखता है। ये उसके लिए विरोध भी करता है, आवाज़ भी उठाता है, बहुत नॉर्मल तरीके से, बहुत सॉफ्ट टोन में, बहुत लीगल तरीके से। लेकिन इसको क्या मिलता है? सब लोग कहते हैं चुप रहो, ज़्यादा सत्यवादी बनने की ज़रूरत नहीं है, इसी को मारते हैं, पीटते हैं, इसी को उल्टा बुला भरा कहने लग जाते हैं। तो ये कुछ कर तो सकता नहीं था उसके लिए। बचपन में इसकी बहन भी मर जाती है। कैसे मर जाती है? बारिश के दिनों में वो स्कूल से आ रही थी और एक बिजली के खंभे की जो तार थी वो एक पॉन्ड में जाकर, मतलब एक, जैसे पॉन्ड क्या कह रहा हूँ, मतलब सड़क के किनारे जैसे कोई गड्ढा भर जाता है पानी का, उसका रिक्शा उसमें पलट गया था और वो तार वहाँ पर आके बिजली की गिर पड़ी थी।
इसके पापा वकील होते हैं, वो बहुत अपील करते हैं कंपनी के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, एमसीडी के खिलाफ, जैसे मतलब मान लो ऐसे कोई जो भी बॉडी होती है इनके शहर में, लेकिन कुछ नहीं होता। तो इसको बचपन में एक ट्रॉमा ये मिला था कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, और जवानी में भी ये दिखता रहा कि समाज में सब कुछ लोग गलत कर रहे हैं। एक दिन इसको डिसऑर्डर हो जाता है, और वो होता है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसको हम लोग डीआईडी भी कहते हैं। अभी डीआईडी का मतलब दोस्तों डांस इंडिया डांस नहीं है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो ये अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, इसकी साइकोलॉजी ऐसे बिगड़ जाती है ईशा, कि ये अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि मैं अब सबको इंसाफ दिलाऊंगा, और जो जो लोग गलत करते हैं समाज में, मैं उनको गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा दूंगा, और ये दुनिया में अपने आप को यमराज समझने लग जाता है कि मैं यमराज का अवतार हूं। देखना ईशा, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, बहुत कुछ समझ में आएगा आपको जब हम डिसऑर्डर वाला चैप्टर करेंगे। उससे पहले भूल भुलैया और ये वाली मूवी तो देखनी ही देखनी है आपने। और सिमिलरली भूल भुलैया में भी यही हुआ था। अवनी का जो कैरेक्टर है, जो कि विद्या बालन ने निभाया, भूल भुलैया 1 की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर क्या था, अवनी को बेसिकली भूत प्रेतों की कहानियों का शौक था। बचपन में मम्मी पापा का तलाक हो गया था, दादी के साथ ये रहती थी। पापा एक दिन दादी से ज़बरदस्ती इसको लेकर अमेरिका लेकर चले गए। बोर्ड का पेपर ये लिख रही होती है और शीट्स को फाड़ कर फेंक देती है वहाँ पर जाकर। तो उसको बचपन में ट्रॉमा हो गया था, है ना। और ये जब सिद्धार्थ से शादी करके उसकी हवेली में आती है और फिर ये मंजुलिका की कहानी सुनती है, तो इसको मंजुलिका को इंसाफ दिलवाना है। तो ये जो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो हमारे पास्ट के साथ, किसी ट्रॉमा के साथ एसोसिएटेड होते हैं, या किसी रीसेंट ट्रॉमा के साथ एसोसिएटेड होते हैं, चाइल्डहुड के साथ एसोसिएटेड होते हैं, या हमारी आधी अधूरी कोई ख्वाहिश, जैसे हमारे साथ कोई बचपन में आपको किसी ने बुली करा हो, ठीक है, और हम उससे बदला ना ले पाए हो, तो ऐसा पर्सन जनरली बड़े होकर काफ़ी एग्रेसिव बनता है, ठीक है। बचपन में आपने ये देखा हो कि आपकी मम्मी ने बहुत थप्पड़ खाए आपके पापा से, आपके घर पे बहुत कलेश चलता था, आपके पापा रोज़ मारते थे आपकी मम्मी को। तो हो सकता है कि कल को जो है आप बड़े होकर सोसाइटी में बहुत एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ हर किसी को देखो कि इस दुनिया में कोई भी रिश्ते सच्चे झूठे, मतलब सच्चे नहीं होते, सारे रिश्ते झूठे हैं। और आप हो सकता है कि फिर उस गुस्से में आकर या किसी के भी साथ नाइंसाफ़ी होते हुए देखो, तो आप जो है अपने आप को, जैसे अपरिचित मूवी के अंदर ये यमराज समझने लग जाता है, तो आप भी अपने आप को एक कानून का मसीहा समझते हुए आप सबको जो है वो इंसाफ दिलाओ। या फिर हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप खुद बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बन जाओ और आप भी एक तरीके से अपने पार्टनर के ऊपर हाथ उठाओ। रिपरकशन तो कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं, जिससे हम निपट नहीं पाते हैं, तो दिमाग इससे बचने के लिए इसको अनकॉन्शियस माइंड में ठूस ठूस कर डाल देता है। क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट कभी ना कभी हमारी अवेयरनेस का पार्ट थे, कभी ना कभी हमारी कॉन्शियस माइंड का पार्ट थे, लेकिन क्योंकि ये अच्छे से फुलफिल नहीं हो पाए, हम इनको रिजॉल्व नहीं कर पाए, तो माइंड ने इनको सप्रेस करते 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 दबाते दबाते अनकॉन्शियस माइंड के लेवल में पहुंचा दिया, जहां पर वो ताला लॉक हो गया, वो बक्सा लॉक हो गया और उसकी चाबी हमारे पास है नहीं। ठीक है ईशा, यहां तक बात समझ में आई? कुछ बात और करते हैं जो कि डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने बोली साइको एनालिसिस के बारे में। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने एक मेथड जो है वो यूज करा था, जिस मेथड को हम कहते हैं साइको एनालिसिस का मेथड। अब क्या है दोस्तों ये साइको एनालिसिस का मेथड? आपको सुनकर अभी तक ईशा ये लगा होगा कि सर डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड जो है वो इतनी सारी बातें अनकॉन्शियस माइंड की कर रहा है और हर बार हर लाइन में यही बोल रहा है, हजारों बार करोड़ों बार, कि अनकॉन्शियस माइंड की बातों को नहीं जाना जा सकता। अनकॉन्शियस माइंड एक ऐसा ताला है जिसकी चाबी हमारे पास नहीं है। अनकॉन्शियस माइंड एक ऐसा संदूक है, एक ऐसा बक्सा है जिसको कभी हम नहीं खोल सकते। तो ईशा, आपके दिमाग में भी कन्फ्यूजन जाग रही होगी ना फिर, कि जब अनकॉन्शियस माइंड को हम जान ही नहीं सकते, जाग ही नहीं सकते, तो अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर थ्योरी कैसे देती डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने? वो कैसे जान गया फिर? वो तो पूरी दुनिया को एक ही मैसेज दे रहा है ना कि इस माइंड को डिकोड करा ही नहीं जा सकता। तो ये इतनी बड़ी थ्योरी कैसे लिख दी इसने साइकोलॉजी की फील्ड में इसके ऊपर, है ना। अब
डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड कहता है अनकॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली तो उसकी तरफ नहीं पहुंचा जा सकता, जैसे कॉन्शियस माइंड की तरफ डायरेक्टली पहुंचा जा सकता है। अभी मैं आपसे पूछूं हम क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ चुके, तो आपका कॉन्शियस माइंड आपको बता देगा, मुझे बता देगा। ठीक है, अगर मैं आपसे आपकी सबकॉन्शियस माइंड की बातें पूछूं कि ईशा पापा का फोन नंबर याद करो, घर के गेट का कलर याद करो, स्कूल का नाम याद करो, मेट्रो का रास्ता याद करो, ठीक है, किसी उस इंसान की शक्ल याद करो, तो ये सब कुछ आपका माइंड जो है क्लिक 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 करके, जैसे मैं बोलता जा रहा हूं, तो ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, सब सारी चीजें रिकॉल कर लेगा। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड की बातें जो हैं, क्या वो निकाली जा सकती हैं बाहर? उसको डिकोड करने का, उसको इंटरप्रेट करने का कोई तरीका है? यस। उसको हम कहते हैं साइको एनालिसिस की थ्योरी, या फिर थ्योरी ना कहकर अगर हम इसको कहें साइको एनालिसिस की थेरेपी। साइको एनालिसिस की थेरेपी, और उसकी उस थेरेपी का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, दैट इज नोन एज ड्रीम एनालिसिस। क्योंकि फ्रॉइड ये मानता था हमारे सपने जो हैं, इकलौते हमारे सपने ही हैं विच आर अ की टू आवर अनकॉन्शियस माइंड। सपने में सोते हुए हम जिन जिन किरदारों को देखते हैं, इमेजिन करते हैं, सपनों में कलर हम खुद देते हैं, जो भी चीज़ आती है, सपने चाहे हमें बहुत डरावने आए या सपने हमें बहुत अच्छे आए कि मन करे कि यार ये सपना ख़त्म क्यों हो गया, कोई सा भी सपना कैसा भी आए, तो वो जो इंसान सोच रहा होता है उसके सपने एक दरवाज़ा हैं, एक चाबी हैं उसके अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए उस पर्सन के। ऐसा डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड कहते थे। अब ड्रीम एनालिसिस में करा क्या जाता है, या फिर अगर हम बोलें साइको एनालिसिस मेथड में करा क्या जाता है, यहां पर आपका साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट आपको लिटाते हैं काउच पर। काउच का मतलब होता है सोफा। आपको बोलते हैं रिलैक्स होकर आपकी माइंड में जो जो बातें आ रही हैं वो बोलो। और साइकेट्रिस्ट या काउंसलर या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट कोशिश ये करते हैं यहाँ पर कि अपने क्लाइंट को वो कैसे भी करके सुलवा दे थोड़ी देर के लिए, और उठाने के बाद उनसे पूछे कि आपने किस किस चीज़ का सपना देखा। और ये प्रक्रिया को वो कुछ डेज तक, कुछ वीक्स तक या कुछ मंथ तक रिपीट करे, जिससे उनको अपने क्लाइंट का एक सपनों का पैटर्न जो है वो समझ में आ जाए कि इसके सपने इन बातों के लेकर चलते हैं। और ऐसा एक दिन की ऑब्जर्वेंस नहीं है हमारी, 2 दिन की नहीं है, 1 हफ्ते की नहीं है, 1 महीने की नहीं है, काफ़ी सारे लंबे ड्यूरेशन की है। वो डिपेंड करता है कि साइकोलॉजिस्ट या जो भी आपका थेरेपिस्ट है वो आपके ऊपर कितने टाइम तक इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करता है, वो कब तक उसको वो पैटर्न नहीं मिल पा रहा आपके सपनों को समझने का। ठीक है, तो डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ये बोलते हैं साइको एनालिसिस एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को समझ सकते हैं। एक तो बात है समझना, और समझने के बाद जब हम उन डिसऑर्डर्स को समझ गए, उसका रूट समझ गए, उसके कॉजेस समझ गए, फिर हम आसानी से उनको क्योर भी कर सकते हैं। और कौन सी थेरेपी हमें कौन से डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए यूज करनी है उसका भी पता लगाया जा सकता है। क्योंकि कॉग्निटिव थेरेपी को आप, अगर किसी को कोई डिसऑर्डर है, बिहेवियर रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो आप कॉग्निटिव थेरेपी वहां पर यूज नहीं करोगे। अगर उसको कोई बिहेवियरल डिसऑर्डर है तो आप वहां पर साइको एनालिसिस यूज नहीं करोगे। अलग अलग डिसऑर्डर्स के अलग अलग थेरेपीज होती हैं, और साइको एनालिसिस जो है वो एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड माना गया है कि अगर आपको किसी के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को समझना है और फिर उसको क्योर करना है, देन गो फॉर साइको एनालिसिस। और साइको एनालिसिस में मैंने आपको बताया, वैसे तो एक लंबा प्रोसीजर होता है जिसको हम 12th क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 में समझेंगे, लेकिन इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ड्रीम एनालिसिस। कि आप अपने क्लाइंट को सोफा पर लेटाओ, उसको सुलाओ और उससे बोलो उसके मन के अंदर, फिर उठने के बाद जो बातें आ रही है अपने सपने से रिलेटेड वो साफ साफ बताए। और ऐसा जो थेरेपिस्ट है, जो साइकोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर है, ठीक है, साइकेट्रिस्ट है, जो भी है, वो कुछ दिन तक इस पैटर्न को रिपीट करे। अब डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड से जुड़े हुए जो भी साइको एनालिस्ट थे, या फिर आप ये भी बोल सकते हो जो फ्रॉइड के साथ जो जुड़े हुए जो लोग थे, या फिर जो जिन्होंने आगे चलकर
इस साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट पर बिलीव करा, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड की बातों को सही माना, उनके साथ ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करी, तो वो बेसिकली ऐसा समझते हैं, उनका ये मानना है कि इंसान जो है ना वो हमेशा अपनी अनकॉन्शियस डिजायर से ही मोटिवेट होता है। यानी कि इंसान जो भी हरकतें करता है उन हरकतों के पीछे नोइंगली और अनलोइंगली, वैसे नोइंगली तो हो ही नहीं सकता, अनलोइंगली ज़्यादातर उसे अनकॉन्शियस माइंड की डिज़ायर्स ही कंट्रोल करती हैं। कैसी कैसी डिज़ायर्स? उसकी डिज़ायर फॉर, उस इंसान की डिज़ायर फॉर ग्रेटिफिकेशन, यानी कि मैंने आपको बताया जैसे इमीडिएट प्लेजर, ठीक है, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन, प्लेजर सीकिंग एक्टिविटीज़, कि आपको कुछ खाना है, कुछ चाहिए, इमीडिएटली चाहिए। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटी जो मानी गई है, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड का एक मेजर पार्ट है और इंसानों को जो कंट्रोल करती है, उनको जो फ्रस्ट्रेट करती है, वो है सेक्सुअल डिज़ायर। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग हमारी ज़्यादातर जो इधर एनर्जी का जो पार्ट है वो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, सेक्सुअल फैंटेसीज हैं, जिनको हम कहते हैं लिबिडो। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड इसे सेक्सुअल इंस्टिंक्ट भी कहते थे। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हिंदी में इसको कहते हैं सेक्स करने की चुल, ठीक है। अब ये अच्छा वर्ड नहीं लगता बोलने में, या फिर अच्छी लाइन नहीं लगती है बोलने में, तो इसके लिए हम एक अच्छी अंग्रेजी वर्ड बोलते हैं, डेट इज नोन एज लिबिडो, ठीक है। सेक्स करने की चुल को हम लोग बोलते हैं लिबिडो इंग्लिश के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर। तो डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड हमें ये बताते थे, इद जिसकी ज़्यादातर एनर्जी सेक्सुअल है, बाकी कुछ परसेंट गिनी चुनी एग्रेशन वाली एनर्जी है, लेकिन उसमें से जो लिबिडो है, जो सेक्सुअल एनर्जी है, वो हमारा मेजर पार्ट एक ऑक्यूपाई कर कर रखती है हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। और ये लिबिडो जो है बार बार ठक ठक करके हमारे दिमाग में दस्तक देती है, हमारे माइंड में बेसिकली दस्तक देती है कि अनकॉन्शियस माइंड से इसको बाहर निकलना है। दिमाग इसे इंटरप्रेट कर नहीं पाता, दिमाग चला जाता है कन्फ्यूजन की स्टेट पर, और इसकी वजह से हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, हमारी अनकॉन्शियस डिज़ायर जो हैं वो एकदम से उत्पन्न होती हैं, और अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि इसी की वजह से, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ये कहते थे कि इसी की वजह से इंसानों को होते हैं कभी कभार मूड स्विंग्स, क्योंकि उन डिज़ायर्स को पूरा करना हमेशा ऐसा पर्सन के लिए पॉसिबल नियर टर्म में नहीं होगा कि सोशली एक्सेप्टेबल वे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम जो है सोशली एक्सेप्टेबल वेज के अंदर पूरा करते हैं अपनी डिज़ायर्स को, करना चाहिए वैसे ऐसा। तो आप ये नहीं बोल सकते अपने घर वालों से जाकर कि मम्मी पापा मेरे को ना सेक्सुअल इंटीमेट होना है किसी के साथ, और मैं ये वाला काम समाज की नज़रों में अच्छा बन के करना चाहता हूँ, मैं किसी को छेड़ना नहीं चाहता, किसी को असॉल्ट नहीं करना चाहता, रेपिस्ट नहीं बनना चाहता, तो आप कृपया करके मेरी शादी करा दो। तो आप कोई सेक्स टॉय थोड़ी ना घर पे लेकर आ रहे हो अपनी स्पाउस की फॉर्मेट के अंदर कि आपको सिर्फ वही डिज़ायर पूरी करने के लिए आपको शादी करनी है। लेकिन ये सब परेशानियों और चीज़ों से और इन बातों से परेशान होकर इंसान की जब ये वाली एनर्जी, लिबिडो एनर्जी पूरी नहीं हो पाती है, तो इंसान जो है वो अपना आपा खोने लग जाता है, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्लिक्ट, गिल्ट चलता है, और बहुत बार तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का भी उसको सामना करना पड़ता है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड की डिज़ायर जो है पर्सन समझ नहीं पाता, उसे इंटरप्रेट नहीं कर पाता है। क्योंकि जैसा सिगमंड फ्रॉइड ने कहा, ये एक ऐसी चाबी है, ये एक ऐसा ताला है जिसकी चाबी हमारे पास नहीं है। एक एक चीज़ है उस रास्ते तक जाने के लिए, डैट इज़ ड्रीम्स। लेकिन ड्रीम्स की एनालिसिस को करने के लिए आपको एक ट्रेंड साइकेट्रिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट चाहिए पड़ेगा, और वो हमेशा आपकी एनालिसिस सही करके देगा, या आपकी ड्रीम जो मतलब आपने जो सपने देखे हैं, आप जब अपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वगैरह को बताओगे, साइकोथेरेपिस्ट को बताओगे, तो वो हमेशा वो सही पैटर्न बना लेंगे आपके ड्रीम्स का, या फिर आपके ड्रीम से आपके अनकॉन्शियस माइंड की सारी A to Z बातें पता लगी जाएंगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये थी दोस्तों साइको एनालिसिस एज अ स्कूल ऑफ थॉट की डिटेल्ड डिस्कशन। ईशा, सब कुछ समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो दोस्तों आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव ट्रू आईएएस एंड पीसीएस के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करवाई जाएगी प्रीलिम्स और मेंस की। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन का कोर्स, 4 ऑप्शन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, लॉ एंड पीएसआईआर, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, या फिर इन डिस्कशंस की पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो,
कोर्स की क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और टेलीग्राम, और यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। और इन डिस्कशंस की PDF अगर आपको चाहिए तो यू नीड टू स्कैन दिस QR कोड, जस्ट पे 21 रुपीज़ फॉर वन पर्टिकुलर चैप्टर, और पेमेंट होती है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज देना टेलीग्राम के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू, और हमारी टीम जो है आपको डायरेक्टली PPTs की PDF जो है वो सेंड कर देगी। और कोई भी कोर्स के बारे में क्वेरी हो या प्रिपरेशन में आपको जनरल दिक्कत आ रही हो, कोई भी डाउट हो, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट मुझे कर सकते हो। ठीक है, इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।